हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का एजुकेशन की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं पी के मेहता आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रखे हैं कि 20 सितंबर से हमारा ऑफलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रहा है, जो एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए होगा और ग्रुप डी के लिए होगा। दोनों ही एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए इसे शुरू किया जा रहा है, जिसमें आपके सीबीटी 1 में जितने भी पेपर हुए हैं वो डिस्कशन कराए जाएंगे टेस्ट के साथ। पहले उसका टेस्ट होगा, उसके बाद उसका डिस्कशन होगा। ग्रुप डी में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं वो सारे, और कुछ टेस्ट सीरीज हमारे द्वारा आयोजन कराए जाएंगे, जो मेरे द्वारा क्वेश्चन सेट किया जाएगा। तो एनटीपीसी सीबीटी 2 का जिसको भी एग्ज़ाम देना है और ग्रुप डी का जिसे भी एग्ज़ाम देना है वो इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 सितंबर से ये शुरू हो रहा है। दिन में दोपहर 12 बजे से ये टेस्ट शुरू होगा और 3 बजे तक ये टेस्ट सीरीज चलेगा। इसमें टेस्ट सीरीज विथ डिस्कशन 3 घंटे का ये टेस्ट सीरीज और डिस्कशन का टाइम है। आपको 1 से सवा घंटा बनाने के लिए दिया जाएगा, बाकी टाइम में आपका डिस्कशन कराया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए और ग्रुप डी के लिए आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। 20 सितंबर को जो भी स्टूडेंट आएंगे और अपना एडमिशन कराएंगे, उनका एडमिशन चार्ज मैंने फ्री रखा है। 20 सितंबर को जो भी स्टूडेंट आकर एडमिशन कराएगा उसका एडमिशन चार्ज फ्री है। बाकी आपको अगले दिन से एडमिशन चार्ज प्लस मंथली पे दोनों करना होगा। तो ऑफर का फ़ायदा ज़रूर उठाएं और 20 सितंबर को आकर आप हमारे टेस्ट सीरीज़ को ज़रूर ज्वाइन करें। तो आइए हम इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में हम आपको मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करा रहे हैं, जिसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आते हैं जो रेलवे के एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं, और वेल अप्रोच के साथ मैं आपको उसको बताने का प्रयास करता हूँ। तो आइए आज उस टेस्ट सीरीज़ में हम देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या करा है कि यदि tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर 11 है तो sec टू द पावर 4 थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। अब देखिए, यहाँ से रिलेशन को आप कनेक्ट कीजिए कि tan को sec के रूप में पूछा गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं tan और sec का जो फार्मूले का रिलेशन होगा उससे इस क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो देखिए, यहाँ पे एक फार्मूला है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1। यहाँ से एक रिजल्ट हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दूसरा रिजल्ट क्या लिख सकते हैं हम, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर tan स्क्वायर थीटा। ये लिख सकते हैं दोनों रिजल्ट। अब देखिए, यहाँ से हम हल करना इसे शुरू करते हैं। इस दोनों में से tan स्क्वायर थीटा को कॉमन कर देते हैं। tan स्क्वायर थीटा को कॉमन करेंगे तो बचेगा क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 11। अब देखिए, यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहाँ पे लिखा हो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखा हो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, बात बराबर है। इतना बराबर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा, यानी इसके जगह पे हम लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा हो, देखिए यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका मतलब है कि tan स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और इसे गुना कर देंगे, बराबर कितना हो जाएगा, 11। अब इसे आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बराबर 11। और यही क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि सेक टू द पावर 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, तो उसका मान भी 11 होगा, जितना मान आपका tan टू द पावर 4 थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ध्यान रखिएगा, अगर इस सेम पैटर्न पर दिया गया क्वेश्चन है तो यही वाला आंसर आपको आगे भी मिलेगा। आपको आगे भी एक क्वेश्चन हम इस प्रकार से दिखाते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन है cot टू द पावर 4 थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4, तो cosec टू द पावर 4 थीटा माइनस cosec स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप यहाँ से एक फार्मूला आपको पता होगा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यहाँ से जिस प्रकार से हम पिछले क्वेश्चन पर रिलेशन निकाले थे उसी प्रकार से आप रिलेशन यहाँ भी निकाल सकते हैं और क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।
लेकिन आपको क्वेश्चन को हल करने की जरूरत नहीं है। आप पिछले क्वेश्चन को देखिए, सेम पैटर्न जो यहाँ पे है वही वाला पैटर्न इस क्वेश्चन पे भी है, तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन का आंसर भी कितना आएगा, 4 आएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 4 हो जाएगा। आप यहाँ से रिलेशन निकाल लीजिए, आप यहाँ से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, पर मैंने आपको वैसे क्वेश्चन को 1-2 क्वेश्चन को साथ मिलाया है। आप इसे, ये आपका काम है कि आप इसे बनाइएगा जिस प्रकार से पहले क्वेश्चन को हमने बना के दिखाया है। आपको जिस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने बना के दिखाया है, इस प्रकार से आप भी इस क्वेश्चन को बनाइएगा, लेकिन आप थोड़ा सा इस पैटर्न को याद रखिएगा। अगर सेम पैटर्न पर ये क्वेश्चन आया तो आपका आंसर जो दिया गया वही आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि साइन 75 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए, हम लोग जो याद करते हैं डिग्री में मान, वो 0 डिग्री का करते हैं, 30 डिग्री का करते हैं, उसके बाद आपका 45 का करते हैं, और क्या 60 का करते हैं, और 90 डिग्री का करते हैं, यही करते हैं। लेकिन यहाँ तो साइन 75 का मान पूछ दिया। तो देखिए यहाँ पे कुछ से पैटर्न है जो आपको याद रखना है। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न को याद रखते हैं तो काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए ये क्वेश्चन को बनाना। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। हमें पूछा गया है क्या कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा, यही पूछा गया है ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका। इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि आपको मान याद रखना होगा। क्या याद रखना होगा? मान। लेकिन आपको, आप कितना मान है, देखिए किस प्रकार से इसे आपको याद रखना है वो थोड़ा सा आप देखिए कि कुछ आपका स्टैंडर्ड मान हम बताते हैं जो आपको याद रखना है। जैसे साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री का मान होता है √3 - 1/2√2। ये होता है साइन 15 डिग्री का मान। और दूसरा आपको मान याद रखना है tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री का मान होता है 2 - √3। क्या होता है? 2 - √3। अगर ये दो मान आपको याद है तो आप बहुत सारे मान को फाइंड कर लोगे। कि कैसे? देखिए, साइन 15 डिग्री का मान लिखा हुआ क्या, √3 - 1/2√3। तो कॉस 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? √3 माइनस को सिर्फ प्लस कर दिए 1/2√2। ये हो गया कॉस में। अब साइन का उल्टा होता है कॉसेक। तो कॉसेक 15 डिग्री का मान हो जाएगा 2√2/√3 - 1। और कॉस का उल्टा होता है साहब सेक। तो सेक 15 डिग्री का मान हो जाएगा 2√2/√3 + 1। अब देखिए tan का उल्टा होता है क्या, कॉट। तो कॉट 15 डिग्री का मान हो जाएगा 2 माइनस ये है तो ये प्लस कर देंगे √3। अब यहां से देखिए कि साइन 15 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं साइन 90 - 75। और साइन 90 - 75 को हम लिख सकते हैं कॉस 75। कितना लिख सकते हैं? कॉस 75। तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन 15 डिग्री का मान और कॉस 75 डिग्री का मान दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो कॉस 75 का मान किसके बराबर हो जाएगा? तो साइन 15 के बराबर हो जाएगा। यानी ये मान जो हो जाएगा कॉस 75 डिग्री के लिए भी हो जाएगा। तो इसी प्रकार साइन 75 के लिए ये मान हो जाएगा, साइन 75 के लिए कौन सा मान हो जाएगा, जो कॉस 15 का होगा। उसी प्रकार कॉसेक 15 डिग्री के लिए मान कौन सा हो जाएगा, तो सेक वाला मान हो जाएगा, सेक 75 डिग्री हो जाएगा। उसी प्रकार सेक 15 डिग्री का मान जो है वही हो जाएगा कॉसेक 75 डिग्री का। टैन में भी वही कर दीजिए, टैन 15 डिग्री का मान जो है वो बराबर हो जाएगा कॉट 75 डिग्री का। और कॉट 15 डिग्री का मान जो हो जाएगा वो टैन 75 डिग्री के बराबर हो जाएगा। देखिए हमें सिर्फ ये दो मान याद रखे हुए थे, ये और एक ये। बाकी सारे मान को हम इसी से ड्राइव करके निकाल दिए हैं। अब आइए क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि साइन 75 डिग्री का मान क्या होगा। तो हमें याद है सिर्फ एक ये कि साइन 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3, आपको पीछे में हम लिख के बताएं, √3 माइनस वन बटा 2√2, यही हो जाएगा। अब जब साइन 15 डिग्री का मान ये है तो कॉस 15 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, तो √3 माइनस 1, इसे प्लस कर दीजिए 2√2। और आपको पता है कि कॉस 15 को हम साइन 75 डिग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम लिख के पीछे दिखाए हैं। तो इसका मतलब कि साइन 75 का मान कितना हो जाएगा, √3 + 1 बटा 2√2। अब देखिए ये वाला ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, आप देखिएगा 2, ये √3 + 1 बटा 2√2 कहीं ऑप्शन में है ही नहीं। तो इसे आंसर मिलाने के लिए √3 + 1 बटा 2√2 को परिमीकरण कर दीजिए 2√2 बटा 2√2 से, ऊपर नीचे गुना कर दीजिए। तो देखिए ये गुना हो जाएगा तो कितना बनेगा ये, अब देखिए इसे गुना कीजिएगा तो ये बनेगा 2√6 प्लस 2√2, और नीचे में क्या होगा, दो, ये 2 दूना को 4 और 4 दूना को कितना हो जाएगा 8। तो ये 2 से ये कॉमन कर देंगे तो ये कट जाएगा, कितना बार में, 4 बार में 2 से। तो आंसर जो आपका फाइनल निकल के आएगा √6 + √2 बटे 4, और ये आपका आंसर विकल्प नंबर ए पे है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। आपको मान जो हम बताए हैं ये यहाँ से आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए हैं। हम आपको दिखाते हैं आगे भी क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, 4 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि tan a + b बराबर tan a + tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये तो फार्मूला ही लिखा हुआ है इसका। आप कह रहे tan 75 का मान क्या होगा। अब देखिए अगर आपको tan 15 डिग्री का मान याद है कि 2 माइनस √3 होता है, और कॉट 15 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, तो 2 + √3 होता है। तो कॉट 15 डिग्री को हम क्या tan 75 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं। तो ये दोनों बराबर है तो इसका मान भी आपस में बराबर हो जाएगा, तो 2 + √3 इसका आंसर हो जाएगा, 2 + √3, ये सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और नहीं तो आप फिर बनाते रहिए क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, साइन 15 डिग्री बराबर इतना मान दिया है, तो tan 15 डिग्री का सटीक मान क्या होगा। अभी तो आपको बता रहे थे कि tan 15 डिग्री का मान क्या होता है, tan 15 डिग्री का मान अभी लिख के बताए थे कितना, 2 माइनस √3, और कॉट को बोलेगा तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, तो 2 माइनस √3 कहाँ पे, ये आपको, तो जो मैं आपको चार्ट बताया हूँ पीछे में, ये जो मैं आपको बताया हूँ इसे आप याद रखिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन देखिए मैंने आपको दिखाए हैं कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये सारे चीज आप याद रखिए, बस याद कौन सा रखना है, तो एक ये वाला मान याद रखिए और एक ये वाले मान याद रखिए, बाकी सारा मान को आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है कि tan -405 डिग्री का मान क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप 405 को चेंज कीजिए स्टैंडर्ड एंगल में, तो इसे 360 से करेंगे क्या, भाग करेंगे, तो 360 से भाग करेंगे तो एक बार में ही लगेगा, तो बचेगा कितना, 5 और 10 में से 6 या 4, 45 डिग्री। इसका मतलब हमें जो मान निकालना है वो tan -45 डिग्री का मान निकालना है। ये माइनस इस डिग्री को कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये माइनस ये दिखा रहा है कि जो चतुर्थांश में है वो इसका रोटेशन किस तरफ से है। तो इसका रोटेशन जो माइनस का मतलब है कि एंटी क्लॉकवाइज नहीं होकर क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। तो क्लॉकवाइज रोटेशन होता है, देखिए ये आपका 4 चतुर्थांश है और ये यहाँ से रोटेशन होता है, जो ये एंटी क्लॉकवाइज होता है, और ये इस तरफ से अगर घूमेगा तो ये क्लॉकवाइज होता है। ठीक है, तो tan -45 डिग्री, तो tan -45 डिग्री जो है वो चौथे चतुर्थांश में आएगा, है ना, चौथा चतुर्थांश में आएगा। और tan -45 डिग्री जो है, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और आपको पता होना चाहिए कि चौथे चतुर्थांश में ये कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाद बाकी सभी निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे tan है तो tan भी निगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो इसके पहले भी माइनस लगा देंगे और आंसर आपका जो हो जाएगा वो -1 हो जाएगा आंसर। अब ये मत सोचिएगा कि माइनस इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा हुआ था पहले से, नहीं, ये माइनस जो है इसके रोटेशन को दिखाता है कि किस तरह से इसका रोटेशन है।
ध्यान रखिएगा ये बात। हम जब आपको ट्रिगोमेट्री बताएंगे तो इसमें हम आपको सारा डिटेल बताएंगे चतुर्थांश में, कि पहले चतुर्थांश में कौन पॉजिटिव होता है, दूसरे में कौन है, तीसरे में कौन है, चौथे में कौन है, इसका क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज कैसा रोटेशन होता है तो कौन कौन से एंगल उसके बीच आएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में कौन कौन से एंगल किसके किसके बीच आएगा, ये सारी चीजें हम डिटेल में बताएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई 24 मीटर कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो स्तंभ की लंबाई क्या होगी। देखिए यह एक स्तंभ है, ठीक है, और इसकी छाया पड़ रही है इस तरफ। अब कह रहा है कि 24 मीटर इसकी छाया कम हो जाती है जब सूर्य का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री से घटकर क्या हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। अगर यहाँ पे पहले 30 डिग्री का एंगल बन रहा था, ये वाला एंगल अगर 30 डिग्री का बन रहा था, तो अब एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाता है। कितने डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री का हो जाता है। और ये वाला जो दूरी है वो घटकर यहाँ चलाता है, और ये डिस्टेंस कितना डिग्री, कितना मीटर है, 24 मीटर है। यानी यहाँ से यहाँ हो जाता है, कम हो जाता है छाया। और मतलब पहले छाया यहाँ तक पहुंच रहा था इस स्तंभ का, अब छाया कहाँ पे आ रहा है, यहीं तक आ रहा है, आगे नहीं जा रहा है, यानी 24 मीटर कम हो जाता है। तो कह रहा है कि इस स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे हम आपको कुछ पैटर्न बता रहे हैं जो आप याद रखिएगा, ट्रिगोनोमेट्री में आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाने के लिए बहुत काम आएगा। ये अगर ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल 60 डिग्री का है, तो ये रेशियो और ये वाला जो रेशियो का अनुपात होता है वो 1:2 का होता है, ठीक है। उसी प्रकार अगर एक ये स्तंभ है और एक एंगल इस तरफ बन रहा है और दूसरा एंगल इस तरफ बन रहा है, और ये एंगल 60 है और ये एंगल आपका 30 है, तो ये रेशियो 1:3 का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये दो स्तंभ है, इसकी बीच की दूरी ये, और एक एंगल यहाँ से बन रहा है, दूसरा एंगल यहाँ से बन रहा है, और ये एंगल अगर 60 है और ये अगर 30 है, तो ये रेशियो भी 1:3 का हो जाएगा। याद रखिएगा ये पैटर्न को। तो देखिए यहाँ पे भी 60 और 30 का है, तो इसका मतलब है कि ये 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 1:2 के अनुपात में बटेगा, तो 2 का मान दिया है 24, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 12। तो 1 का मान जब 12 हो गया तो 60 डिग्री पे जब हम रेशियो निकालेंगे तो √3 होता है। तो 1 का मान दिया है 12, तो √3 का मान कितना हो जाएगा, 12√3। और पूछ रहा है ऊंचाई क्या होगा, तो ऊंचाई ही तो 12√3 आपका आंसर हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। तो जब आपको ये वाले पैटर्न जो हम आपको बताएं ये अगर याद रहेगा तो आप क्वेश्चन को तुरंत बना ले जाइएगा, ठीक है। तो ये पैटर्न जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया था, जो कहा गया उसका डायग्राम बनाएं और जो रेशियो है उससे हम इस क्वेश्चन को निकाल दिए। देखिए कहिएगा कि रेशियो याद कैसे करें, तो आपको अगर क्वेश्चन को जल्दी बनाना है, कम टाइम में बनाना है, आप इसे पूरे तरह से हल करके ही बना सकते हैं, ठीक है, tan का फॉर्म लगा के। लेकिन उसमें टाइम जाएगा, तो टाइम को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आपको पहले ही मेहनत करना होगा, ठीक है। तो आप अगर ये चीज याद रखिएगा क्वेश्चन को आसानी से बना ले जाइए। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन वही कर रहा है कि बिंदुओं का -1, 0 और 2 और 6 से जुड़े हुए रेखाखंड को आंतरिक रूप से 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो जो एक 2:1 में विभाजित करने वाला पॉइंट है उसका निर्देशांक क्या होगा वो निकालना है। देखिए ये एक मान ले जाए कि लाइन है, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट है जो इसे दो भागों में बांट रहा है m/n में। और यहाँ का जो निर्देशांक है वो x और y है। इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो x1 और y1 है, और इस पॉइंट का जो निर्देशांक है वो x2 और y2 है। तो यहाँ से आपसे पूछेगा कि इस x का मान क्या होगा और इस y का मान क्या होगा। तो यहाँ से आप इसके x का मान निकालने के लिए क्या लिखेंगे, x बराबर लिखेंगे साहब m प्लस में n, ऊपर में भी लिख देंगे m प्लस में n। यहाँ y का मान निकालना है, तो
y बराबर यहाँ भी लिखेंगे m प्लस में n और यहाँ पे लिखेंगे भी m प्लस में n। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे को इस फार्मूले को तैयार करेंगे। हमें x का मान चाहिए तो m और n में x का गुना होगा, तो m और x में हमें दूर वाले से गुना करना है। तो देखिए m का x में x यहाँ पे है और एक x यहाँ पे है, तो पहले जो वाला जो गुना होगा वो दूर वाला से गुना होगा, यानी दूर में कौन बन रहा है तो x2 बन रहा है, तो इसका गुना जो होगा वो x2 से होगा, तो इसका गुना x1 से होगा। अब y का मान निकालना है, तो y को देखिए कि y को m के साथ गुना करना है तो दूर वाले से गुना करना है, इसका मतलब है इसका गुना y2 से होगा तो इसका गुना y1 से होगा। बस यही इसका निकालने का फार्मूला है इस निर्देशांक को। तो अब यहाँ पे आप मान रखिए m रेशियो n दिया है कितना 2:1, तो ये कितना हो जाएगा 3, है ना। इधर में लिख लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3, और m का मान कितना है तो m का मान जो है आपका 2 है, m का मान कितना है 2, तो 2 का गुना हो जाएगा x2 से, तो आप x2 का मान कितना दिया हुआ है तो x2 का मान जो दिया गया है वो दिया गया कितना 2, आप इसे एक बार रख दीजिए यहाँ पे। ये मान जो दिया गया है 1 मिनट, ये मान जो दिया गया -1 है और कितना है 0 है, और ये मान जो दिया गया है 2 और 6 है, और ये m रेशियो n जो है वो 2:1 में दिया गया है। तो अब देखिए यहाँ से कर लीजिए, m का मान कितना है 2 और x2 का मान कितना है 2, तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 प्लस, अब देखिए ये n का मान 1 और n का गुना होगा x1 से, तो x1 का मान कितना -1, तो ये कितना हो जाएगा 1 गुना -1 कितना हो जाएगा -1 ये। अब इसी प्रकार इसका y का मान निकाले तो m का गुना होगा, m कितना है 2 और 2 का गुना होगा किससे y2 से, तो y2 का मान कितना है 6, तो 6 दूना कितना 12 प्लस n का मान कितना है 1 और y1 का मान कितना है तो y1 का मान कितना है 0, तो इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, बटे में कितना m रेशियो n है ना तो ये 3 हो जाएगा। अब ये काटेगा तो 3 चौके 12 कट जाएगा और ये बचेगा कितना 3 बचेगा, तो 3 है कहाँ 3 बच जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आंसर निकल के आएगा 1 और 4, इसका मतलब यहाँ का जो निर्देशांक होगा वो 1 और 4 होगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बनाइएगा। बार बार फार्मूला लिखते इसलिए है साहब इसका कि आपको याद हो जाए, ठीक ना। चलिए आइए 8 के बाद 9 नंबर क्वेश्चन पे। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि एक नियमित अष्टभुज के आंतरिक कोण और एक नियमित द्वादश भुजा के आंतरिक कोणों का मान का अनुपात क्या होगा। देखिए आंतरिक कोण यहाँ पे कर रहा है, इसका मतलब प्रत्येक कोण की ये बात कर रहा है, लिखा नहीं है कि सभी कोणों का, इसका मतलब प्रत्येक कोण की बात कर रहा है। तो प्रत्येक अंतः कोणों का मान बराबर फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 बटे में कर देंगे n। ठीक है, तो n का पहला मान कितना है 8 -2 गुना 180 बटा में कितना 8, इसे घटाइएगा 6 गुना 180 बटा में कितना 8, इससे काट दिए, ये एक तरफ ये आ गया, दूसरा मान भी इसी में रखिए, द्वादश का मतलब होता है 12, तो 12 गुना 2 कितना लिखेंगे 12 - 2 इंटू कितना 180 बटा कितना 12, तो ये हो जाएगा कितना 10 गुना 180 बटे में कितना 8। तो अब ये दोनों को रेशियो में बदलना है, तो 6 गुना 180 बटे में 8 अनुपात 10 गुना 180 बटे में 8, तो 180 से 180 कट गया, काट दीजिए, इससे 8 से ये 8 कट गया, और ये कहीं पे गलत हो रहा है, 8 तो ये 6, ओ ठीक है, 2 3 6 2 5 10, नहीं कहीं पे तो मिस्टेक हुआ है, एक मिनट फिर से इसे देख लेते हैं। पहले में अष्टभुज है, दूसरे में द्वादश है ना, तो पहले में अगर हम n-2 इंटू 180 बटा n, यही इसका फार्मूला है निकालने का, तो अगर पहले में हम रखेंगे तो 8 में से 2 घट जाएगा, बचेगा 6 गुना 180 बटे में लिखेंगे 8, दूसरा क्या हो जाएगा 12 में से 2 चला जाएगा, बचेगा 10 गुना 180 बटे में लिखेंगे क्या 8। ठीक है, अब इसे काटिए, रेशियो में बदलना है, ये ओह सॉरी यार, ये तो 12 होगा ना, बार बार इसे 8 लिख दे रहे हैं, यहीं पे तो गलती कर रहे हैं, नीचे का भुजा 12 है तो ये 12 लिखाएगा। अब इसे काटिए, ये कट गया, ये कट गया, अब काटिए 4 से, 4 दूना को 8, 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 और 3 तिहाई 9 रेशियो
10, ये इसका आंसर आ जाएगा 9:10। तो याद रखिएगा सभी अंतःकोणों का योग का फार्मूला पूछे तो n-2 इंटू 180, और अगर प्रत्येक पूछेगा तो इसी में n से भाग कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए डेटा का माध्यिका निकालिए। तो माध्यिका निकालने के लिए आप ये दिए गए संख्या को असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर दोनों किसी में आप सजा दीजिए, और उसके बाद बीच की संख्या को ढूंढकर अगर दो संख्या मिले तो उसे जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पे गिनिए कि संख्या कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 संख्या है। तो अगर इसे हम दो पार्ट में बांटें बीच की संख्या ढूंढने के लिए, तो अगर 6 और 6 के पार्ट में बांटेंगे तो बीच में कोई संख्या ही नहीं बचेगा। तो इसका मतलब है कि 5 इधर भी 5 इधर भी और दो संख्या बीच में आएगा। तो 5 5 10 11 और 1 12। तो अब हम इसका माध्यिका निकालेंगे। तो माध्यिका निकालने का मतलब है कि बीच में दो संख्या आ रहा है तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। तो ये दोनों बीच की जो संख्या है वो कौन सी संख्या होगी? तो 5 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 7, यानी छठे और सातवें नंबर पे आने वाली संख्या को जोड़कर भागा देंगे और वही आपकी माध्यिका होगी। देखिए तो सबसे पहले संख्या कौन सा आएगा? 1 आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? नहीं 0 आएगा ना, पहले 0 भी है। 0 के बाद 1 आएगा, उसके बाद 2 आएगा। तो 2 दो बार लिखा गया है। 2 कितने टाइम लिखा हुआ? 2 टाइम। तो इसे 2 लिख दीजिए। 2 और 2 4 हो गया। उसके बाद कौन सा आएगा? 3 आएगा। 3 कितने टाइम लिखा गया? एक ही टाइम लिखा होगा, 3 आएगा। तो देखिए 2 2 4 1 5 हो गया। अब अगला संख्या पे हमें ध्यान रखना है। 3 के बाद देखिए 4 है तो 4 हो जाएगा, और 4 के बाद आपका कौन सा आएगा? 5, तो 5 हो जाएगा ये। तो देखिए ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और छठी संख्या और सातवीं संख्या हमको लेना था। तो 4 + 5/2, तो ये 2 से भाग देंगे तो ये 2 हो जाएगा, और इसमें भी 2 से भाग देंगे 2.5 हो जाएगा। तो इसका मतलब 4.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो बस माध्यिका निकालने के लिए हमें पूरा डेटा को जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, और बीच वाली संख्या को आप उठाइए। अगर एक संख्या है तो वही आंसर, दो संख्या आएगा तो जोड़कर 2 से भाग कर देंगे। आइए अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कर रहा है 11 नंबर कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 11 से विभाजित होने का मतलब क्या कर रहा है कि ये दिए गए संख्या अल्टरनेट जोड़िए, और अगर अंतर 0 या 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए 9 1 10 और 6 16, 3 और 1 4, दोनों का अंतर कितना आ जाएगा? तो 12। अब 12 ना तो 11, ना तो 0 या ना 11 का मल्टीपल है। तो हमें इसे 11 का मल्टीपल बनाने के लिए अगर इसमें हम 10 जोड़ दें, क्योंकि 11 का 11 कम तो करेंगे नहीं, ज़्यादा करेंगे तो 11 दूना 22। तो ये ना इसे 22 बनाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना होगा? 10 जोड़ना होगा। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कितना? 10। और अगर आपको मान लिया जाए कि ये संख्या बड़ी संख्या दे दे, जैसे मान लीजिए 29 दे दे, 43 दे दे, तो कैसे बनाएंगे? तो बस आप इसे 11 को भाग करते 1739 में, जो रिमाइंडर आता उसे आप भाजक से घटा देते, और उस से घटाए हुए संख्या को इसमें आप जोड़ देते, वही आपका आंसर आता। यानी घटाने के बाद जो संख्या आएगा वही इसका आंसर हो जाता। आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे करें, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। तो हम आपको बताए थे कि अभाज्य संख्या जो होती है वो सिर्फ उसके दो फैक्टर होते हैं, और कल हम आपको बताए थे कि 1 से 100 तक के अभाज्य संख्या कितनी होती है? तो 25। 1 से 50 तक कितना होता है? तो 15। और 50 से 100 तक कितना होता है? तो 10। और 1 से 200 तक कितना होता है? तो 46 अभाज्य संख्या होते हैं। 1 से 100 तक के आपको हमने याद कराया था 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 और 97। यही तो वो संख्या है जो अभाज्य संख्या है। अब कराए प्रथम 8 विषम संख्या बोल रहा है। तो भाई साहब ये जो 2 है ना वो विषम अभाज्य नहीं है, ये सम अभाज्य संख्या है। एकमात्र अभाज्य संख्या में 2 ही ऐसा है जो सम अभाज्य संख्या है, बाकी सारे विषम है। तो इसे छोड़ दीजिए, इसके बाद अब जोड़ना शुरू कीजिए। यानी 3 5 7 11 कहाँ तक जोड़ना है? इधर 4 हो गया, 5 6 7 8,
यानी 23 तक आपको जोड़ना है। तो अब देखिए सभी का इकाई अंक अलग अलग है, तो आप यहाँ पे अगर जोड़ कर आंसर करिएगा तो टाइम लगेगा, इकाई अंक पे ही काम करिए। 5 देखिए 7 3 10 5 15, 15 का 5 इकाई अंक, और 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 1 10 6 16, 6 है ना, 6 आ गए इकाई अंक, और 9 6 15, 15 और 3, 1 मिनट आप फिर से जोड़ के देख लीजिए। 5 3 8, 8 और 7 15, यानी इकाई अंक 5, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 10 और 6 16, 6, 6 और 9 15, यानी 5, 5 और 3 8। इसका मतलब इस क्वेश्चन का इकाई अंक इसमें 8 ये है, तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा कि यदि x 5 दशमलव स्थान तक पूर्णांक 0.8000 है तो x का अंतराल होगा। देखिए क्वेश्चन में कह ये रहा है कि ये वाला जो पूर्णांक है ना साहब, वो इन 4 ऑप्शन में किसके बीच में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल आप समझिए कि अगर 2.8 है और ये 3 है और ये 3.2 है, तो ये संख्या से ये संख्या क्या है, बड़ा है, और इस संख्या से ये संख्या बड़ा है। अगर हमें इस संख्या को एक राउंड फिगर में लिखने के लिए बोला जाए तो 2.8 को हम 3 के बराबर लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है उसे हम 3 के बराबर लिख सकते हैं, यानी 2.8 से बड़ा है 3, लेकिन इसके बराबर भी हम इसे लिख सकते हैं। लेकिन 3 को कभी भी हम 3.2 के बराबर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला सिंबल जहां भी मिलेगा आपको वही आपका आंसर होगा। तो अब देखिए ये कह रहा है कि 0.8000 जो है वो किसके किसके बीच में आएगा। अब देखिए यहाँ पे कि 0.800 और ये 0 4 जीरो है। अगर हम इसमें 0.00005 को अगर घटाते हैं तो ये संख्या 5 9 9 9 और 7 बनेगा, यही बनेगा। देखिए यहाँ पे भी वही संख्या लिखा हुआ है, 999 और 5 है। यहाँ पे वो संख्या बीच में 0 आ गया, ये ज्यादा संख्या लिख दे, यानी ये ऑप्शन तो आंसर होगा नहीं। देखिए यहाँ पे भी 1 9 ज्यादा है, तो ये भी ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब या तो आंसर डी होगा या तो आंसर ए होगा। अब देखिए अगर हम 0.8000 में 0.5 को अगर ऐड करते हैं तो ये 5000 और 8 बनेगा। तो ये संख्या देखिए यहाँ पे और ये संख्या यहाँ भी है। तो हम इस कंसेप्ट पे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हम 0.79995 से बड़ा है कौन, तो 0.80000, और इससे बड़ा है कौन, तो 80005, ये संख्या बड़ा है। लेकिन हम इस संख्या को हम इसके बराबर भी लिख सकते हैं, लेकिन ये संख्या को कभी इसके बराबर हम नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये वाला भी सिंबल आएगा। इसका मतलब है कि ये वाला सिंबल और ये वाले सिंबल जहाँ पे मिलेगा वही आंसर होगा। देखिए डी नंबर विकल्प में ये वाला सिंबल और ये वाला सिंबल है, तो ये आंसर नहीं होगा। आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, डी नंबर। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं और ये बनाने में हर किसी को पल्ले नहीं पड़ रहा है। आपको ऐसे क्वेश्चन और भी प्रैक्टिस के लिए हम लेकर आए हैं। आप देखिए ये क्वेश्चन में x का मान दिया 15.84 है। कितना है, 15.84। अब 15.84, अब देखिए जहां भी ये वाला सिंबल मिलेगा ना आपको, बड़ा बराबर और बड़ा वाला, वही 90% आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे सारा संख्या एक ही है। देखो 15.835, 15.835, 15.835, 15.835, 15.845, यही सभी में है। तो जहां भी आप सिंबल देखिए बड़ा बराबर और बड़ा वाला, वही आपका इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके बराबर, इससे ये संख्या बड़ा है और इसके बराबर भी लिख सकते हैं हम इस संख्या को एक राउंड फिगर में, और इससे बड़ा ये संख्या हो जाएगा। तो देखिए कहाँ पे ये ऐसा सिंबल मिल रहा है, इसमें दोनों बड़ा बराबर बता रहा है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसमें बड़ा बराबर यहाँ पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा।
आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगर उस कंसेप्ट को आप समझिएगा तो बहुत ही अच्छे तरीका से आप इस क्वेश्चन को बना ले जाइएगा। अगले क्वेश्चन में भी देखिए, करा 0.7000 है तो x का मान क्या हो जाएगा। अब देखिए ये कितने डिजिट में, 2 और 3 5 डिजिट में, और यहाँ पे 4 ही डिजिट में है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा। और ये 5 डिजिट में है तो यहाँ पे देखिए 2 2 4 2 6 डिजिट है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पे भी देखिए 2 2 4 2 6 डिजिट में है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। अब ये भी नहीं ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन एक ही बच गया है अब आपके पास। 1 मिनट, 2 2 4, ए बी नंबर गलत हो गया यार, बी नंबर कैसे काट देंगे, 2 और 2 4 ही है ना। यहाँ पे अगर हम घटाएंगे 0.7000, इसमें से अगर हम 0.00005 को घटाएंगे तो 5 9 9 9 और कितना बचेगा, 6, यही तो बचेगा, है ना। तो अब देखिए ये संख्या जो है वो आपका 0.7000 जो है वो किसके करीब जा रहा है वो देखिए। तो ये विकल्प तो संभव है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपके पास 2 ही 9 आ रहा है, जबकि आपके पास 3 999 आना चाहिए था, इसमें 49 आ रहा है, 999 इसमें आ रहा है और ये इसमें जा रहा है ना। देखिए ये जो है अब घटाएं इसे तो 6 9 9 9 और 5 आया है, तो यहाँ पे ये या तो ये विकल्प मिस्टेक है, नहीं सही है, क्योंकि ये इससे बड़ा है और इसके बराबर कभी हो नहीं सकता है, इसके बराबर ये कभी हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि इसके बराबर कभी ये संख्या कह नहीं सकते हैं, तो डी नंबर विकल्प भी तो गलत हो गया। तो अब एक ही विकल्प बच रहा है, कौन सा, बी नंबर, और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि आप देखिएगा कि इससे बड़ा है ये वाला संख्या और इसके लगभग बराबर है ये वाली संख्या, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, जिस प्रकार से हमने आपको पीछे में भी बताया है ये सारे क्वेश्चन। आइए अगले क्वेश्चन पे देखिए, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या होना चाहिए कि अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने का मतलब है कि सबसे बड़ी वाली भिन्न को पहले लिखेंगे। तो अब देखिए अगर इस प्रकार से भिन्न लिखा हुआ है तो इसे हम कैसे गुना करेंगे। अगर आपको यही भिन्न लिखा होता 5/6, 3/7, 8/9, 3/14, तो आप क्रॉस गुना करके आप चेक कर लेते या आंसर को बराबर करके चेक कर लेते। लेकिन अगर इस प्रकार से लिखा है तो आपको एग्जाम में इतना लिखने का टाइम नहीं है, तो इसे किस प्रकार से गुना करेंगे कि दूर वाले का गुना दूर वाले से कर देंगे और नजदीक वाले का गुना नजदीक वाले से कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इस तरफ लिखेंगे और एक बार इस तरफ। देखिए 7×5 = 35, तो यहाँ पे लिखेंगे 35 और 36 18, ये हो गया 18, कौन बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, यानी 5/6 बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा और ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा और ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा, क्योंकि 1 मिनट, सॉरी, गलत है। अभी तक तो यही सही हो ना, अभी तक तो यही है ना। तो 5/6 बड़ा हो गया। अब ये दोनों में तुलना कीजिए, ये दोनों में, किसमें, ये दोनों में तुलना कीजिए। तो इसके दूर वाला का गुणा दूर वाले से और नजदीक वाले का गुणा नजदीक से करना है। तो 9×5 = 45, ये हो जाएगा 45 और 8×6 = 48, तो ये हो गया 48। तो ये 45 और ये 48, तो बड़ा कौन सा होगा, ये वाला बड़ा हो गया। अब ये दोनों में तुलना कीजिए, तो दूर वाला का गुणा दूर से, तो 14 8 बलियोतल से 112, ये वाला हो जाएगा 112 और 9 तिया 27, तो ये हो गया 27। इसका मतलब है कि 8/9 सबसे पहले आएगा, तो 8/9 सबसे पहले आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन आंसर नहीं होगा। अब देखिए इन तीनों में चेक कर लीजिए, 8/9, तो अब देखिए इससे तो ये बड़ा था, तो इसका मतलब है अब इसको चेक करना होगा, 5/6 को चेक करना होगा 3/14 से, तो दूर वाले का गुना दूर से कर दीजिए, तो 14×5 कितना हो जाएगा 70 और 6×3 = 18, इसका मतलब है कि 14/3, ये 3/14 से 5/6 भी बड़ा है। तो 8/9 के बाद 5/6 आना चाहिए, जबकि इसमें 8/9 के बाद 3/4 है, ये आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। तो इस प्रकार से आप नज़दीक वाले को नज़दीक से, दूर वाले को दूर से गुना करके आप चेक कर सकते हैं। आपके लिए हमने यहाँ पे भी क्वेश्चन दे रखा है
कि कौन सा आंसर होगा। इसका आंसर आप बना के कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा। एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसे बना के चेक कीजिएगा कि दूर वाले का गुना दूर से, नज़दीक वाले का गुना नज़दीक से करना है। उसके बाद इस प्रकार से आपको चेक करते हुए आगे बढ़ना है। आइए क्वेश्चन नंबर अगले पे, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या करा है कि वर्गमूल निकालना है इसका। तो देखिए वर्गमूल निकालने का तरीका है कि 16 129 का वर्गमूल क्या होगा। तो देखिए जिस संख्या का ये वर्ग बना होगा उसका इकाई अंक या तो 3 होगा या तो 7 होगा, क्योंकि 3 तिहाई 9, 7 7 49 होता है। अब ये दोनों संख्या को छोड़ दीजिए, ये 161 को देखिए किसके किसके बीच आ रहा है, तो ये 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो यहाँ से छोटा वाला संख्या को पकड़ेंगे, 12 और 12, या तो ये संख्या 123 का वर्गमूल है या तो ये संख्या 127 का वर्गमूल है। आप ऑप्शन में देख लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन में 127 ही है, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा 127। कैसे, इसको चेक करने का तरीका है कि इसके बीच में आता है साहब 125, तो 125 का वर्गमूल अति स्क्वायर करेंगे तो 5 का लिखेंगे, 5 5 25 और 12 को गुना कर देंगे 13 से, तो 12 बार है कितना होता है 144, और 12 का गुना एक बार और होगा तो कितना हो जाएगा 4 और 2 6 और 4 और 5 और 1, तो 15,625 जो है, इससे ये संख्या छोटी है या इससे ये संख्या बड़ी है। तो ये संख्या जो है वो इससे बड़ी है, तो बड़ा वाला संख्या का स्क्वायर होगा, अगर छोटा होता तो छोटा वाला संख्या का स्क्वायर होता। आंसर हो जाएगा आपका कितना, सी नंबर। इस पैटर्न पे हमने आपको और भी क्वेश्चन दिए हैं, देखिए ये भी क्वेश्चन है, आप बनाइएगा इसे कि क्या आंसर आता है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा इसका आंसर। उसके बाद है देखिए ये 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन को बनाने का तरीका है कि बिना पेन लगाए क्वेश्चन का आंसर निकाल देंगे। देखिए 9 या 27, तो 27 को 3 का पावर कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। ये करनी का रूल से आप कर सकते हैं इसे कि आधार सेम है तो पावर को क्या करेंगे, भाग वाले घटा देंगे, तो 3 का पावर यहाँ पे कितना बचेगा 2, यानी 3 तिहाई 9, और 9 में से घट जाएगा 41 को घटा देंगे 9, 41 में से 9 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 32, और 32 को यहाँ पे घटा देंगे साहब तो कितना बचेगा 7, और ये 1, तो 17 को भाग देंगे इसमें तो 17 पचे 85, 5 और यहाँ से घट जाएगा कितना 5, तो बचेगा कितना 69। आंसर ये हो गया। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 23 पे देखिए वर्गमूल है, यहाँ पे हम आपको निकाल के फिर से एक बताते हैं कि 69169 का क्या होगा। देखिए 9 है, इसका मतलब इकाई अंक 3 होगा और 7 होगा। अब ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों देखिए किसके किसके बीच आ रहा है, तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर होता है 729, तो ये आ रहा है 26 और 27 के बीच में छोटी संख्या को लीजिए 263 दोनों विकल्प में कौन सा ऑप्शन में मिल रहा है, तो 263 है, इसका मतलब ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये इतने सारे क्वेश्चन से जो हमने आपको कराए, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। जो क्वेश्चन हमने आपको नहीं बताए उस क्वेश्चन का सेम क्वेश्चन हमने बता दिया, वो क्वेश्चन आपके लिए रखा था हमने, तो आप उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को, अगर आप गया शहर में हैं तो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज को जरूर ज्वाइन करें। बाईपास पे हमारा 20 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, बहुत ही शानदार तरीके से और एक टारगेट की तरह उसे चलाया जाएगा, जिसमें आपको हर तरीके की चीज़ को किस तरह से मैथ्स के साथ, कौन से मैथ में क्या अप्रोच लगाना है, किस प्रकार से क्वेश्चन को हल करना है, सारे चीज़ बताए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जरूर आइए आप। स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम।